और जो भी बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स जो है हम उन सब चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुके हैं इसमें भी अभी तक। 1 से हमने शुरू किया था जिसमें शॉर्ट टाइटल ऑफ कमेंसमेंट और एक्सटेंशन ऑफ द एक्ट आपने पढ़ा था, और 2 में आपने डेफिनेशन पढ़ा था। 3 में सूट्स, अपील और एप्लीकेशन जो कही गई थी कि भाई आप टाइम के भीतर फाइल करो अदरवाइज वो डिसमिस हो जाएगी। और 4 में आपने जो पढ़ा था कि भाई जिस दिन हम फाइल करने जाते हैं उस दिन अगर कोर्ट बंद हो या पार्ट ऑफ द डे भी बंद हो तो हमको अगला दिन मिल जाता है। सेक्शन 5 हमने सफिशिएंट कॉज को देखा था। 6 हमने लीगल डिजेबिलिटी को देखा था। और 7 में हमने सेवरल प्लेंटिफ्स थे और कोई एक पर्सन या 2 पर्सन जो है लीगली डिजेबल था। 8 में 6 एंड 7 का ओवरराइडिंग इफेक्ट था। 9 में जो सब्सीक्वेंट डिजेबिलिटी की बात कर रहे थे वो सब्सीक्वेंट डिजेबिलिटी थी। और 10 जो हम सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं, 10 में वंस ए ट्रस्ट ऑलवेज ए ट्रस्ट हमने फाइंड आउट किया था। 11 में कॉन्ट्रैक्ट्स फॉरेन में हुए थे, तो अगर उसकी जो इन्फॉर्सिबिलिटी है वो इंडिया में हो रही है, और अगर हम सूट अगर इंडिया में फाइल कर रहे हैं तो बेशक जो इंडिया का जो लिमिटेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा, और जो फॉरेन का जो लिमिटेशन एक्ट है हम उसका डिफेंस भी कोई पार्टी नहीं ले सकती है अपार्ट फ्रॉम डैट। लेकिन डिफेंस ले सकती है अगर उस रूल के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो रही है या फिर जो पार्टी है वो वहाँ की डोमिसाइल्स हैं। 12 में हमने कॉम्पिटिशन्स को देखा था। टाइम कॉम्पिटिशन्स करते हैं तो हम क्या क्या लेते हैं, जो पढ़ा था अपने जजमेंट की कॉपी लेने में जो टाइम लग रहा है हम वो सब टाइम को छोड़ के चलते हैं। जिस दिन से कॉज ऑफ एक्शन राइज हो रही है वो दिन हम छोड़ के चलते हैं। ऐसी सारी बातों को आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था और बढ़िया से समझा था, इन सारी बातों को हमने कर लिया था। आज हमको थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, और अब जो हमारा जो सब्जेक्ट है, जो मैटर है, दैट्स कॉल्ड हियर सेक्शन में 13 ऑनवर्ड्स वी शुड बी परसुइंग दैट। नो, सेक्शन में 13 ऑनवर्ड्स हम इस सिचुएशन को फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, 13 में क्या है। सो लेट अस ट्राई टू हैव द मैटर व्हाट इज़ गिवन ऑन टू द सेक्शन नंबर 13। अब सेक्शन 13 के पॉइंट्स को समझिए, और थोड़ा सा जो बेरेक्ट की लैंग्वेज है उस पर भी ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि बेरेक्ट की लैंग्वेज में से ही सारी बातें निकल के आती है। जितनी भी कमेंट्री है, एनालिसिस है, इंटरप्रिटेशन है, वो सारी की सारी यहीं पे आती है। चलिए मैं पहले हेडिंग आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, राइट, वेयर लीव टू सू और अपील एज ए pauper इज अप्लाइड फॉर। अब यहाँ देखिएगा, कई बार ऐसा होता है कि हम लीव टू सू और अपील एज pauper हम ये फाइल करते हैं कोर्ट में, हम ये फाइल करते हैं। तो ठीक है, हमने फाइल तो किया, लेकिन प्रॉब्लम हुई जब हम फाइल कर रहे हैं ना कोर्ट में, तो कोर्ट भी देख कर कहती है भाई तुम कोई गरीब व्यक्ति नहीं हो, यू आर नॉट सच ए पर्सन फॉर whom this application can be granted. We order your of course this application is rejected. कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन क्या कर दी, रिजेक्ट कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोर्ट हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली होती तो वहीं से आगे सूट कंटिन्यू हो गया होता अभी तक तो, लेकिन अब हमारी एप्लीकेशन क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई है। तो रिजेक्ट हो जाती है तो हम क्या करेंगे, हम प्रॉपर कोर्ट फीस फाइल करेंगे और फिर आएंगे सूट की फाइलिंग के लिए। लेकिन ये जो हमने जो लीव के लिए जो अप्लाई किया था उस पीरियड का क्या होगा, क्या वो लिमिटेशन में काउंट होगा, प्रॉपर समझना पड़ेगा। क्योंकि जब वाकई लिमिटेशन पे बात आती है तो एक एक दिन की बहुत लड़ाई होती है, एक एक दिन की बहुत लड़ाई होती है, और कोर्ट में बहुत सारे केसेस जो है ना लिमिटेशन की वजह से डिसमिस होती है। और उन्हीं में से अगर हम लॉ के टेक्निकल प्रोविजंस को ध्यान में रखें तो शायद जो केस डिसमिस होने वाली है वो डिसमिस होने से बच भी जाए। तो दैट्स वाई हमको हर दिन का हिसाब रखना पड़ता है प्रॉपरली, और हम प्रॉपरली हर एक दिन का हिसाब रखेंगे। तो यहाँ देखिए आपको क्या कहता है, ये कहता है, अच्छा यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, आप ये मत समझिए कि स्क्रीन पे कुछ कट रहा है, ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आ रहा है। मैं थोड़ा एडजस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम ले लेगा। In computing the period of limitation prescribed for any suit or appeal, that was
in any case where an application for leave to sue or appeal as pauper has been made, देखिए और एक बात ध्यान रखें, rejected means एक पर्सन कोर्ट को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन लगाया, that was to appear as that's pauper. दो बातें हो सकती हैं, एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगी, एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। अगर एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है ना, तब सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है। एक्सेप्ट होती है तो कोई बात नहीं होती है, यहीं पे सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। और सेक्शन 13 क्या कहता है वो देखिए, सेक्शन 13 इज एप्लीकेबल। और अब सेक्शन 13 क्या कहता है, आप जरा इस बात को समझिए कि व्हाट इज सेड बाय सेक्शन 13। सेक्शन 13 जस्ट सेड दैट द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज बीन prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded। जितने पीरियड तक यहाँ फाइल किया है ना, वो जितने दिन तक वो प्रोसिक्यूशन चली है, वो एप्लीकेशन जब तक रिजेक्ट नहीं हुई है, वो पीरियड जो है वो पॉसिबली लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। कोर्ट में ऑन द पेमेंट ऑफ कोर्ट फीस जो भी प्रिस्क्राइब है सूट के लिए, अपील के लिए, ट्रीट द सूट और अपील एज हैविंग बीन सेम फोर्स and as if the court fees had been paid in the first instance, because वो जो पीरियड था उसी पीरियड को वहाँ पे हटा दिया गया, वो पीरियड लिमिटेशन में काउंट नहीं हुई। अगर पॉपर के तौर पे एप्लीकेशन फाइल किया था और हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, तो नेचुरली हमारा वो पीरियड जो है लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। इसको मैं और सही से लिख दूं प्रॉपर से, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ। दैट वाज एक पर्सन, सपोज कीजिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता है टू अपीयर एज pauper, पॉपर के तौर पे एप्लीकेशन लगाते हैं। कौन से डेट पे, दैट्स सपोज कर लीजिए 5 मई 2020, 5 मई 2020 को एप्लीकेशन लगाता है। लेकिन आगे देख लेते हैं थोड़ा, 25 मई 2020 को ये एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट हो जाती है। ये थोड़ा पेन की 1 मिनट, बस 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट। सब कुछ नॉर्मल कब होगा, कोरोना और ये कोरोना लॉकडाउन, क्या बताऊँ कब नॉर्मल होगा। शायद नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, लेकिन हर चीज़ का ऑल्टरनेट वे निकालना पड़ेगा। लाइफ को आगे लीड करने का नया रास्ता निकालना पड़ेगा, हर चीज़ का नया रास्ता निकालना पड़ेगा, काम सारा शुरू करना पड़ेगा। मैंने तो सारा काम शुरू कर दिया है, सब कर रहा हूँ, आप भी शुरू कर लो प्रॉपर प्रिपरेशंस वगैरह। कोई भी काम रुकता नहीं है, कोविड-19 हो चाहे कुछ भी हो, वर्क नहीं रुकता, तो आप भी अपना शुरू कर लो सारा काम। हाँ, तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ कर दूँ, $2020 ये रहा।
और ये रिजेक्ट हो गया। सही है। लॉकडाउन का भी बढ़ेगा, लेकिन काम भी सब चलता रहेगा। अब सारा काम शुरू हो जाएगा, सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज खुल गए हैं, कोर्ट भी अपना काम शुरू कर लेगी अब सारा, और सब कुछ कल चलना शुरू हो जाएगा। और कोविड-19 अब एक ये पैंडमिक है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की तरह बढ़ता है। डबलिंग रेट पहले 11 डेज था, अब 13 डेज हो गया है, और धीरे धीरे डबलिंग रेट बढ़ती जाएगी और ख़त्म हो जाएगा। चाइना में शुरू हुआ, ख़त्म भी हुआ, तो इंडिया में भी होगा। थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है पूरा जून लग जाए, बट फिनिश हो जाएगा। सो डोंट वरी फॉर डैट। लॉक्ड, हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब चीज़ों में, बट सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, हर काम को करना चाहिए, और जैसे नॉर्मल रूटीन के अकॉर्डिंगली प्रिकॉशन लेके काम करते हैं वो सारा काम करना चाहिए। मैं तो सारा काम कर रहा हूँ, पूरा मास्क ग्लव्स के साथ, पास में सैनिटाइज़र रखते हुए सारा काम करता हूँ, है ना। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे ना एप्लीकेशंस मान लीजिए आपकी रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब कोर्ट ने 15 डेज़ का टाइम दिया उसको कि देखो भाई, तुम ना बेकार का एप्लीकेशन लेके आए थे, तुम कोई गरीब नहीं हो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, ऐसा नहीं कि तुम कोर्ट फीस नहीं दे सकते हो। हम 15 दिन का टाइम तुम्हें दे रहे हैं, तुम कोर्ट फीस दे दो और सूट फाइल करो। तो कोर्ट ने क्या दिया, इसको 15 डेज़ का टाइम दिया। 15 डेज टाइम प्रोवाइड कर दिया फॉर कोर्ट फीस। कोर्ट फीस पे करने की 15 डेज़ टाइम जो है, 15 डेज़ का टाइम जो है कोर्ट ने इसको प्रोवाइड कर दिया। पार्टी ने पे किया कोर्ट फीस, दैट वाज तो पार्टी ने कोर्ट फीस पेमेंट कर दिया। अब देखिए, पार्टी पे द कोर्ट फीस। अभी थोड़ा देर स्टडी कर लेते हैं, फिर हम उसको भी देखेंगे। पार्टी पे द कोर्ट फीस, कोर्ट फीस पार्टी ने पे कर दिया। तो यहाँ पे हम मानेंगे इट शैल बी डीम्ड, ये माना जाएगा इट वॉज पेड, इट वॉज पेड ऑन 5th मई 2020। हम इसको ऐसे मान लेंगे कि भाई 5 मई 2020 को ही आपने इस कोर्ट फीस को जो है पे कर दिया, तो वो पीरियड लिमिटेशन में एक तरह से काउंट नहीं हुआ आपका। तो अब यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि भाई आपने पॉपर की तरह अप्लाई किया था और बोनाफाइड थे, एप्लीकेशन को बोनाफाइड की तरह आपने परसू किया कोर्ट में, और 25 मई को कोर्ट ने आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी। ध्यान दीजिएगा, रिजेक्ट कर दी, तब इस प्रोविज़न का बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अब कोर्ट ने 15 दिन का टाइम आपको दिया है, 15 दिन के भीतर आप कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दो। तो आपने 15 दिन के भीतर जो है कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दी। अब देखो, 15 दिन के भीतर आपने कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दी, ठीक है ना। अब आप सूट फाइल कर रहे हैं, व्हाटसएवर लिमिटेशन ख़त्म भी हुआ है तो भी वो ख़त्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कोर्ट फीस डिपॉजिट कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग कर दी। तो कोर्ट ये मानेंगे कि आपने इसी डेट पे कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दिया, इसी डेट पे आपने कोर्ट फीस डिपॉजिट कर दिया। सो दिस इज़ द मैटर विच वी हैव गॉट, दैट यू नो, दैट इज़ द मैटर। अब मैं इसको रीड करवाता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं उस प्रोविज़न को रीड करवाता हूँ आपको फिर से। मैं उस प्रोविज़न को फिर से रीड करवाता हूँ, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। एंड और इसमें कुछ वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उसको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। और लिमिटेशन कैलकुलेट करने के ऊपर जो प्रीलिम्स में क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बड़े बनते हैं, हर प्रोविज़न का टेक्निकल एस्पेक्ट्स को लेकर के ऐसे क्वेश्चंस बड़े बनाए जाते हैं बेस कैलकुलेशंस के ऊपर।
तो अब देखिएगा, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब फॉर एनी सूट or appeal in any case where an application for leave to sue or appeal as a pauper has been made and rejected. See, the one word is very much crucial here, rejected. That's the very simple thing, you know. Time during which the applicant has prosecuting in good faith his application for leave shall be excluded. Come, and the court may on the payment of court fees prescribe for such suit appeal treat the suit appeal as having the same force and effect as if the court fees had been paid in the first instance. जैसे आपने जब पहली बार जब फाइल किया था उसी वक्त माना जाएगा, उसी समय का माना जाएगा कि आपने कोर्ट केस जो है इसकी पेमेंट कर दी है. सही है. तो दैट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 13. दैट इज अ वेरी शॉर्ट एंड वेरी नॉर्मल मैटर व्हाट वी गॉट ऑन टू द सेक्शन नंबर 13 देयर. एक छोटी सी बात सेक्शन 13 में, और विच यू हैव टू मेक इट आउट. क्लियर है आपको? 14 पे आए. कमेंट्री में आपको यही लिख दिया, आपने पॉपर की तरह अप्लाई किया है, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है और गुड फेथ में आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं. गुड फेथ में आप सूट को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं. दिस वन. चलिए सेक्शन 16 को बढ़ाते हैं. सेक्शन 14 मैं इसको साफ कर देता हूँ. यहाँ पे जो इसका राइटिंग वर्क है मैं यहाँ पे करूँगा. जस्ट कमिंग टू हैव सेक्शन नंबर 14. लास्ट सेमेस्टर है, अभी पूरा एग्जामिनेशन का ही समय था. सबका एग्जामिनेशन बचा हुआ था, आईआईटी का, मेडिकल का, क्लैट का, जितने भी लॉ एंट्रेंस होते हैं सभी का. इवन जुडिशरी की एग्जामिनेशन निकली हुई थी वो कैंसिल हुआ. प्रीलिम्स जो निकला हुआ था एमपी का वो कैंसिल हुआ. तो सब कुछ बचा हुआ था अभी. इवन 12th का एग्जामिनेशन बचा हुआ था, 10th का बचा हुआ था, सब कुछ. तो ऐसे वक्त में ही ये सारा कुछ हो गया है ना. चलिए, हाँ, फ्रेश शूट पे एप्लीकेबल है. नाउ कोर्ट गुड फेथ कैसे कंसीडर करेगी? ये तो अच्छे वकील का काम है कि कोर्ट को कैसे यकीन दिलाएं कि वो गुड फेथ में है ना. बाकी अगर फाइनेंशियल इशू है वो एडवोकेट का काम है. मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो कोर्ट को किस तरह से कन्विंस करता है कि वाकई द पर्सन इज प्रॉपर, दैट द एप्लीकेट इज प्रोसिक्यूटिंग इन गुड फेथ. पर्सन का प्रोफाइल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली फाइंड आउट करते हैं. तो दैट्स द मैटर ऑफ द फैक्ट, हाउ टू सी वेदर द पर्सन इज प्रॉपर और नॉट. दैट मच है ना. चलिए सेक्शन 14 के ऊपर आते हैं. पर्सन prosecuting in good faith, then you have to show to the court that you are in good faith. अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे? तो अच्छा वकील रखेंगे इसके लिए, यही कह सकते हैं. फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करे, बताए. ये अच्छे वकील का काम है. कैसे हमारा काम है लॉ सीखना कि लॉ क्या कहता है. इफ़ यू आर इन गुड फेथ देन यू मे बी बेनिफिटेड बाय सेक्शन 13. If you are not in good faith, then you cannot be benefited by section 13. है ना. चलिए, exclusion of time of proceedings bona fide in the court without jurisdiction. इसको भी समझिए कि ये भी एक बहुत बढ़िया प्रोविजन है और इसमें भी काफ़ी टेक्निकल मुद्दा है, बहुत टेक्निकल इशू है यहाँ भी.
तो आप इस चीज़ को भी ज़रा ध्यान से समझिए, बिल्कुल बढ़िया से समझिए। दैट मच। लेट अस सी, शुड एक्सप्लेन दैट, दैट्स इट। अब सेक्शन 14 कहता है कि इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको पहले एक लेमन की तरह समझा देता हूँ, पहले ब्रीफिंग दे देता हूँ, फिर उस एंगल से आप पढ़ेंगे तो आपको जल्दी क्लियर होगा। हमें जाना था कोर्ट 1 में, यहाँ पर कोर्ट 1, अब कोर्ट के अंदर का नंबर आप समझ मत सोचो, आपको केस फाइल करनी थी इस कोर्ट में, आप चले गए इस कोर्ट में, कोर्ट 2 में। आपको जाना था कोर्ट 1 में, आप सूट फाइल कहाँ कर दिए, कोर्ट 2 में। अब कोर्ट 2 में जब सूट फाइल कर दिए ना, तो अब क्या होगा, सूट तो ले ली गई आपकी, सूट चलेगी भी, प्रॉपर चलेगी, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो कोर्ट उस सूट को डिसमिस कर देगी, हटा देगी, बोल देगी भाई ये सब्जेक्ट मैटर हमारे जुरिस्डिक्शन का नहीं है, ये हमारे सब्जेक्ट मैटर, ये हमारे जुरिस्डिक्शन का नहीं है। अब आपको इसी फैसले तक पहुंचने में ना कभी कभी ऐसा होता है कि कोर्ट कहती है कि भाई मेरे जुरिस्डिक्शन का ये सूट नहीं है, और इस कंक्लूजन पे पहुंचने में कभी कभी 2 से 3 साल लग जाते हैं। पॉसिबल है, लग सकता है 2 से 3 साल। अब वो प्लेंटिफ क्या करेगा, अब सही कोर्ट में जाएगा सूट फाइल करने, लेकिन अब वो सही कोर्ट में जब जा रहा है ना, तो इस दरमियान लिमिटेशन ख़त्म हो रहा है। तो सेक्शन 14 का कहना यही है कि यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है, मतलब वो जो टाइम लगा जो आप गलत कोर्ट में केस लड़ रहे थे, वो टाइम लिमिटेशन से एक्सक्लूड हो जाएगी, वो टाइम काउंट नहीं होगा। अब समझाता हूँ पढ़ करके, अब इस बात को दिमाग में रख करके अब सेक्शन 14 को पढ़िए, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। सुनिए, ध्यान सुनिएगा। कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, the time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceedings, whether in the court of first instance or of the appeal or revisions against the defendant, shall be excluded where the proceeding relates to the matter in the issue and in the prosecuted in good faith in court, which from defect of jurisdictions or other cause of a like nature। देखिए ध्यान से, defect of jurisdiction, defect of jurisdiction और other cause of a like nature, unable to entertain, वो कोर्ट उस सूट को इंटरटेन करने में अनेबल है। पहला क्या, डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन, दूसरा क्या, कॉज ऑफ लाइक नेचर, जैसे मिस जॉइंटर ऑफ पार्टी, कुछ भी हो गया, व्हाटसोएवर इट मे बी। अब जरा फिर से मैं समझाता हूँ इस पॉइंट को, अब इसको समझिए फिर से, और फिर से इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब इसको समझिए थोड़ा, देखिए यहाँ क्या कहते हैं। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, देखिए हम चले गए हैं, अब देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब जो ये पर्सन है, अब ये सूट फाइल करने आ रहा है कोर्ट में, कोर्ट 2 में सूट फाइल करने आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोर्ट 2 में सूट फाइल करने आ रहा है। अब यहाँ कहता है कि भाई आपका सूट तो लिमिटेशन बार्ड हो गया, लेकिन इनका कहना है कि साहब हम तो कोर्ट 1 में थे ना, और कोर्ट 1 में जो हम सूट लड़ रहे थे वो सब्जेक्ट मैटर वही है जो हम कोर्ट 2 में लेकर के आए हैं, वो कोई दूसरा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, वही सब्जेक्ट मैटर है। तो पूछा फिर कोर्ट 2 में क्या हुआ था, तो वो कहता है कि वहाँ जो ना सूट था मेरा ना डिसमिस कर दिया। क्यों भला, तो वहाँ पे डिसमिस इसलिए कर दिया कि भाई वो डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस थी या अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर था, दिस वन अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर था, मेरा सूट वहाँ डिसमिस कर दिया। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारा सूट वहाँ डिसमिस हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं तुम जानबूझ करके पहले कोर्ट 1 में चले गए थे समय को बर्बाद करवाने के लिए, समय को वेस्ट करने के लिए जानबूझ करके तुम कोर्ट 1 में चले गए थे टाइम खरीदने के लिए? नहीं साहब, हम तो गुड फेथ में थे। एक बात यहाँ गुड फेथ भी आ रही है कि हम गुड फेथ में थे, हम गलत नहीं है। ये वाकई एक कन्फ्यूजन है, इतनी टेक्निकल इश्यूज़ थी जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो गया था।
और यहाँ पे 2 साल केस लड़ने के बाद हमको पता चला कि साहब ये तो आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तब सेक्शन 14 कहता है ठीक है, फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे, वो पीरियड जो तुम यहाँ पे सूट लड़े हो वो पीरियड हम एक्सक्लूड करके चलेंगे, वो पीरियड हम काउंट नहीं करेंगे लिमिटेशन में। अब इस एंगल से पढ़िए, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, यहाँ पे आ रहे द टाइम ड्यूरिंग विच द प्लेंटिफ हैज बीन प्रोसिक्यूटिंग विथ ड्यू डिलिजेंस अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स। अनदर सिविल प्रोसीडिंग्स मतलब ये कोर्ट 1 वाला सिविल प्रोसीडिंग्स, एक दूसरा सिविल प्रोसीडिंग वो विथ ड्यू डिलिजेंस जो है वो फाइट कर रहा था, प्रोसिक्यूट कर रहा था, दैट वाज विथ ड्यू डिलिजेंस, मतलब प्रॉपर, ऐसा नहीं कि कभी डेट हो रही है जा ही नहीं रहा है, पूरे ड्यू डिलिजेंस के साथ यहाँ पे वो केस लड़ रहा था। दैट वाज वेयर इन द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, ये वाला कोर्ट में अपील रिविजन्स अगेंस्ट द डिफेंडेंट, अगेंस्ट द डिफेंडेंट, कौन सा डिफेंडेंट, जिस डिफेंडेंट के लिए आज कोर्ट 2 में आया है उसी डिफेंडेंट के लिए कोर्ट 1 में था वो। तो कहता था कि भाई shall be excluded where the proceeding relates to the same subject matter in the issue। वही बात है, प्लेंटिफ जो यहाँ है, डिफेंडेंट यहाँ है, मतलब सेम प्लेंटिफ है, सेम डिफेंडेंट है, और इस दोनों में जो सब्जेक्ट मैटर है वो सब्जेक्ट मैटर भी सेम है। तो यहाँ पे सेम सब्जेक्ट मैटर इन इशू एंड इज प्रोसिक्यूटेड, क्या गुड फेथ में प्रोसिक्यूट भी कर रहा था, यहाँ जो था वो गुड फेथ में था। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके चला गया था कि भाई समय की बर्बादी करेंगे। इन द कोर्ट विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस, विच फ्रॉम डिफेक्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर अनेबल टू इंटरटेन इट, वो कोर्ट उस सूट को इंटरटेन नहीं की। दैट वाज द मैटर। तो यहाँ पर जो है ये वाला टाइम जो है वो एक्सक्लूड करके चलेंगे, वो टाइम काउंट नहीं होगी। दैट इज सच ए थिंग विच वी हैव टू सी दैट, यू नो, दैट वाज। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जस्ट ए मिनट। नहीं, दूसरे कोर्ट में शुरू से चलेगी, स्टार्टिंग से चलेगी केस, बिल्कुल बिगनिंग से। दैट मच। इट शैल बी एक्सक्लूडेड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम वो क्या हो जाएगा, वो एक्सक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको फिर से ऐसे बता दूँ आपको, यू प्लीज़ नोट डाउन अ बिट ऑफ द पॉइंट हियर। सपोज कीजिए कि हमारा ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ सूट बोनाफाइड having no jurisdictions, पूरे बोनाफाइड तरह से कोर्ट 1 में सूट फाइल किया। कब? 15 मान लो जनवरी 2020 को फाइल किया, लेकिन 25 फरवरी 2020 को जो है वो सूट कोर्ट ने ख़त्म कर दिया, यहाँ से अनेबल टू एंटरटेन हो गई। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये पीरियड जो होगी एक्सक्लूडेड होगी, दिस पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड। सही है? that period shall be excluded, and once if the application of limitation has been decided, then is it
अपीलेबल बाई अदर पार्टी और नॉट। हाँ, अदर पार्टीज़ के ऊपर भी वैसे ही लगेगा, दोनों सिचुएशन में वैसे ही लगेंगे। ये पीरियड हट गया तो हट गया, तो इट वॉज सबसेक्शन 1। अब इसका सबसेक्शन 2 के ऊपर आइए। अब यहाँ देखिए सबसेक्शन 2 बहुत ही बढ़िया प्रोविज़न और काफ़ी काम का है ये प्रोविज़न। और बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ होता है कि गलत तरीके का सूट फाइल कर देते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि भाई ये तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं था, और 2 साल 3 साल उसी में बर्बाद भी कर लेते हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम भी हो जाती है काफ़ी, है ना। अच्छा, अब यहाँ देखिएगा, सेकंड को मैं रीड करवाता हूँ, सेकंड आप रीड कीजिएगा तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी एप्लीकेशन, देखिए पहला सूट के लिए था तो ये एप्लीकेशन के लिए है। द टाइम ड्यूरिंग विच द एप्लीकेंट हैज़ बीन प्रोसिक्यूटिंग विद ड्यू डिलिजेंस another civil proceeding, whether in the court of first instance or of appeal or revisions against the same party for the same relief, same party है, same relief है, तो वो पीरियड भी क्या होगी, एक्सक्लूड होगी, where such proceeding is prosecuted in good faith in the court which from the defect of jurisdiction or other like nature is unable to entertain। इसमें आपको बस इतना समझाना चाहूँगा, एक लाइन बोलूँगा आपको समझ में आ जाएगा। जो बात यहाँ पे सूट पे लग रही थी वही चीज़ यहाँ पे एप्लीकेशन पे लग रही है। सेम टू सेम थिंग्स आर देयर, दैट्स ऑन टू द एप्लीकेशन दैट यू नो। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, सेम रिलीफ एक वर्ड है, आप उसको ज़रा ध्यान रखिएगा। हम रिलीफ भी सेम क्लेम कर रहे हैं, दैट वाज सेम मैटर। तो ये चीज़ है यहाँ पर, excluded where such proceeding is prosecuted in good faith in the court। तो जितने दिन हम गलत कोर्ट में केस लड़ते रहे हैं, एप्लीकेशन हमारी चलती रही है, वो पीरियड छोड़ दिया जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हम बोनाफाइड हों और ड्यू डिलिजेंस से सूट फाइट कर रहे हो, सूट लड़ रहे हो। बिल्कुल आप बताइए, डाउट को नोट किए बताइए। यहाँ पर कुछ डाउट्स ऐसे भी हैं जो अभी थर्ड पॉइंट में भी आ जाएगा। आपका क्या डाउट है आप लिख के दीजिए मुझे। आई हैव अ डाउट देन। तो फर्स्ट और सेकंड में मैटर सेम है, बातें सेम है, लेकिन अगर आपको इतना टेक्निकल इशू पे नहीं जाना है तो आप एक लाइन ध्यान में रख लीजिएगा कि हम गलत जगह जो चले गए थे, गलत कोर्ट में चले गए थे, वहाँ हमारी सूट इंटरटेन नहीं हुई है बिकॉज जुरिस्डिक्शंस नहीं था। अब हम सही कोर्ट में जा रहे हैं, तो ये जो पीरियड था वहाँ जो हमारी जो पीरियड लगी है वो सब चीज़ें जो है हमारा लिमिटेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा, दैट वाज। हाँ अच्छा, अब ड्यू डिलिजेंस जो है, ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ, ये दोनों अपने आप में एक अलग मैटर है। ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ दैट इज ऑफ कोर्स द टू डिफरेंट मैटर्स। देखिए ड्यू डिलिजेंस का मतलब क्या होता है? ड्यू डिलिजेंस का मतलब सिंपल होता है कि हम जो सूट को लड़ रहे हैं हम बिल्कुल प्रॉपरली लड़ रहे हैं। जैसे हम कोई ऐसा डेट मिस नहीं कर रहे हैं, वक्त पे पहुंच भी जा रहे हैं, हर डेट पे हम अपीयर हो रहे हैं, तो हम कहते हैं हम ये ड्यू डिलिजेंस से केस लड़ रहे हैं। अच्छा, गुड फेथ का मतलब क्या हुआ? गुड फेथ का मतलब हम अनजाने में गलत जगह चले गए हैं, अनजाने में हम अनजाने में गलत जगह चले गए, दैट इज़ कॉल्ड गुड फेथ है। हम अनजाने में गलत जगह चले गए हैं लेकिन हम केस प्रॉपरली लड़ रहे हैं, हर डेट पे पहुंच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? हम गुड फेथ में भी हैं और ड्यू डिलिजेंस भी फॉलो कर रहे हैं, दैट वाज। जानबूझ करके हम गलत कोर्ट में गए हैं लेकिन हम पॉइंट टू पॉइंट सारे हियरिंग्स पे पहुंच रहे हैं, तो हमारा क्या है? गुड फेथ नहीं है लेकिन हमारा ड्यू डिलिजेंस जरूर है। तो आपका यहाँ पे दोनों होना चाहिए, आपका यहाँ पे दोनों होना चाहिए। ऊपर दोनों पॉइंट एक ही लिए, दोनों पॉइंट सेम है, दैट वाज द मैटर। सही है, चलिए मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ इस प्रोविजंस के ऊपर भी। ड्यू डिलिजेंस एंड गुड फेथ, आप ये समझ लीजिए, गुड फेथ हम सूट फाइलिंग से पहले के मैटर को देखते हैं और ड्यू डिलिजेंस सूट फाइलिंग के बाद के मैटर को हम देखते हैं, दैट्स ड्यू डिलिजेंस।
है ना। चलिए, विड्रॉल ऑफ द सूट, अब इसके ऊपर आइए। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन रूल 2 ऑफ ऑर्डर 23 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यहाँ सूट की विड्रॉल की बात है। ऑर्डर 23 रूल 2 विड्रॉल ऑफ सूट की बात है। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 shall apply in relation to a fresh suit instituted on the permission granted by court under rule 1 of that order, where such permission is granted on the ground that the first suit must fail by reason of defect in the jurisdictions or of the court or order cause of a like nature। बहुत आसान है, इसको भी बड़े आराम से समझ लेंगे, यहाँ भी मैटर समझने का है। अब यहाँ समझिए जरा क्या कहता है, यहाँ पे क्या मैटर होता है। देखिए, ऑर्डर 23 सूट के विड्रॉल से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे आइएगा, ए है, ए समझ लीजिए कोर्ट 1 में चला गया सूट फाइल करने को, सही है। ए कोर्ट 1 में सूट फाइल करने को चला गया। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जब सूट वो लड़ रहा है कोर्ट 1 में, ए को पता चला कुछ गड़बड़ी होगी, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम व्हाटसोएवर इट मे बी, और उसने कोर्ट को बोला सूट विड्रॉ करनी है, रीजन बताएं, डिफेक्ट्स बताएं, और कोर्ट को भी लगा कि चलो विड्रॉ करने देते हैं, मतलब कोर्ट का भी डिस्क्रिप्शन ऐसा आया कि विड्रॉ करने देते हैं। तो कोर्ट ने भी विड्रॉल क्या कर दिया, अलाउ कर दिया। अब सूट क्या हो गई, विड्रॉ हो गई। अब जब सूट विड्रॉ हो गई है ना, तो जितना दिन तक ये सूट चली है, क्या वो लिमिटेशन से एक्सक्लूड रहेगा, दैट वाज, क्या वो लिमिटेशन से एक्सक्लूड रहेगा? तो सब सेक्शन 3 कहता है बिल्कुल वो पीरियड भी लिमिटेशन से एक्सक्लूड रहेगा, वो पीरियड भी लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। विड्रॉल और फाइलिंग का जो समय है नेचुरली वो भी लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। हम सूट की फाइलिंग कहाँ करते हैं, विड्रॉल क्यों करते हैं? क्योंकि हम दूसरी तरह से फिर से सूट फाइल करेंगे। हो सकता है हमको इसमें रिलीफ क्लेम नहीं हुआ है ठीक से, या कुछ भी हमारा कुछ ड्राफ्टिंग डिफेक्ट्स है व्हाटसोएवर, तो हम चाहते हैं कि भाई सूट विड्रॉ हो जाए, और सूट हमको विड्रॉल जो है वो अलाउड भी होगी। तो वैसे सर्कमस्टांसेस में लिमिटेशन क्या होगी, नेचुरली वो लिमिटेशन का जो पीरियड है वो काउंट नहीं होगा। अब देखिएगा, इसको टेक्निकल सिस्टम में हम कोर्ट में कैसे यूज़ करते हैं, इस सिचुएशन को देखिए, टेक्निकल सिचुएशन में हम इसको कोर्ट में कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको उसके एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल लेके आता हूँ, जो कि आप भी कभी यूज़ कर सकते हैं और बहुत बढ़िया यूज़ होगा। देखिए, ए है प्लस बी, ए ने बी के अगेंस्ट कोर्ट 1 में सूट फाइल कर दिया। सपोज करो कोर्ट 1 में सूट फाइल कर दिया, किस लिए? कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुई थी, फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए प्लस बी लिमिटेड। बी की एक कंपनी थी बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड के साथ ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, और बी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया। ए भी बोला कोर्ट में देखता हूँ तुम्हें, और सूट फाइल कर दिया। लेकिन इससे गलती क्या हुई कि सूट इसने बी लिमिटेड के अगेंस्ट ना करके बी के अगेंस्ट कर दिया। कंपनी चेक नहीं मालूम थी कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, और कंपनी के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कंपनी अगेंस्ट ही सूट फाइल करे, बिकॉज बी एंड बी लिमिटेड आर टू डिफरेंट एंटिटी, दैट मच। और एडवोकेट ने भी नहीं ध्यान दिया उस बात को। कई सर्कमस्टांसेस में एडवोकेट सिविल क्रिमिनल देख रहे होते हैं तो कंपनी एक्ट मिस कर जाते हैं, नहीं ध्यान दिया, और सूट किसके अगेंस्ट फाइल हो गई, बी के अगेंस्ट फाइल हो गई, जबकि कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ था, बी लिमिटेड के साथ था। अब देखिए क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, जब मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट में फर्स्ट डे ए के काउंसिल ने डिफेंस लिया कि ये सूट नहीं बनती है, बिकॉज बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट जो था वो बी लिमिटेड के साथ था, ये कॉन्ट्रैक्ट
बी लिमिटेड के साथ था। ठीक है, अब सुनिए जरा ध्यान से सुनिएगा। अब कोर्ट भी बोली ठीक है हम इसको देखते हैं, और अगली डेट कोर्ट ने दे दिया, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद नेक्स्ट डेट दे दिया। नेक्स्ट डेट पे फिर आया मैटर, कोर्ट भी कंपनी एक्ट लेके बैठ गई और मैटर को फाइंड आउट किया, समझा, और चलते 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 ये मामला जो है ना, सपोज करो 3 साल तक चला गया, 3 ईयर्स तक चला गया, और एक तरह से लिमिटेशन बार्ड भी होने लगा, हो गया लिमिटेशन बार्ड, मतलब अभी तो सूट चल ही रहा है तो लिमिटेशन बार्ड की कोई बात नहीं है, लेकिन फाइनली 3 साल लग गए कोर्ट को कंक्लूड करने में कि भाई ये कंपनीज के अगेंस्ट ही सूट फाइल होनी चाहिए थी। मतलब कोर्ट का इंडिकेशन मिलने लगा। ये बेचारा परेशान हो गया कि भाई मैं तो केस डिफीट हो जाऊंगा, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, केस डिफीट हो गया, क्योंकि अगर सूट डिसमिस हो गया तो ये पीरियड लिमिटेशन में काउंट हो जाएगा, ये 3 साल लिमिटेशन में काउंट हो जाएगा। फिर सही तरह से सूट फाइल करने जाऊंगा तो मेरा सूट लिमिटेशन बार्ड हो जाएगा, अगर सही तरह से फिर प्रिंट ड्राफ्ट करके फिर दे तो मेरा सूट तो लिमिटेशन बार्ड हो जाएगा। तो ए ने सोचा कि क्यों ना बेनिफिट उठाया जाए, और सेक्शन 14 का बेनिफिट उठाते हैं और हम इस सूट को जो है विड्रॉ कर लेते हैं। सही है, हम इस सूट को विड्रॉ कर लेते हैं। अब एक बात बताइए, ये ए चाह रहा है सूट को विड्रॉ करना, ए अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, सूट विड्रॉ करना चाह रहा है, लेकिन बी नहीं चाहता है कि सूट विड्रॉ, बी नहीं चाहता है सूट विड्रॉ। अगर सूट विड्रॉ होती है तो ये 3 साल का जो पीरियड है वो फिर एग्जामिशन मिल जाएगा, उसकी काउंटिंग नहीं होगी फिर। लेकिन अगर डिसमिस हो जाता है सूट, अगर सूट डिसमिस हो जाता है तो ये 3 साल का पीरियड जो है वो लिमिटेशन में काउंट हो जाएगा, ये लिमिटेशन में काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत जुरिस्डिक्शन में नहीं गया था, ये गलत डिफेंडेंट को पकड़ लिया था, डिफेंडेंट जो नहीं होना चाहिए था उसको डिफेंडेंट बना दिया था। और अब पार्टी भी बदलने वाली है आपकी अगले सूट में, अब अगले सूट में आपकी पार्टी कंपनी बनने वाली है, उस सूट में पार्टी इंडिविजुअल्स था। तो यहाँ पे अगर ये सूट वहाँ पे डिसमिस हो जाए, डिसमिस हो जाए, ए को कोई रेमेडी नहीं मिले और ये दोबारा से बी लिमिटेड के अगेंस्ट सूट फाइल करने जाए, तो वहाँ तब तक सूट ऑलरेडी लिमिटेशन बार्ड होगी रहेगी, और ये जो 3 साल का जो बेनिफिट है वो ए को नहीं मिल पाएगा। ये एक पंगा आ जाता है इस चीज़ में, तो इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो 3 बातें हैं। सब सेक्शन 1 में आपको सूट का मैटर था, दैट वाज, यहाँ पे हम 3 मैटर्स को फाइंड आउट किए। सब सेक्शन 1 में सूट का मैटर था, सब सेक्शन 2 में आपको जो पूरा मैटर था हमारा, पूरा का मैटर था वो एप्लीकेशन का मैटर था, और यहाँ पे सूट के विड्रॉल का मैटर है, सूट के विड्रॉल का मैटर है। और जब हम चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं इस सिचुएशंस के ऊपर। अब देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ देखिए, एक बार एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं पहले, फिर हम उस चीज़ के ऊपर आते हैं। हम कहते हैं इन एक्सक्लूडिंग द सेम ड्यूरिंग द विच ए दैट वाज। अच्छा, ये यहाँ पे पॉइंट ये आ रहा है आपका, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच ए फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, डे ऑन विच that proceeding was instituted and day on which it is ended, both shall be counted। यहाँ पे जब हम एक्सक्लूजन्स को देखेंगे, जब हमको एक्सक्लूड करना है तो हम इन दोनों बातों को देखेंगे, जिस दिन सूट की फाइलिंग हो रही है और जिस दिन एंडिंग हो रही है। एक्सक्लूजन में हम इन दोनों को एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ देखिएगा, इन एक्सक्लूडिंग, जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मल सिविल प्रोसीडिंग वॉज पेंडिंग, that was the day on which that proceeding was instituted and day on which it was ended। जैसे फॉर एग्जाम्पल 25 मई that was 2020 को हमने क्या किया, फाइल किया, ये यहाँ चली, और 25 अगस्त 2022 को एंड हुई। तो ये पूरा पीरियड आपको लेना है, ये पूरा पीरियड आपको एक्सक्लूड करना है, और ये डेट भी एक्सक्लूड करना है, और ये डेट भी आपको एक्सक्लूड करना है, ये पूरा एक्सक्लूजन्स करना है लिमिटेशन में।
तो वही है, इन एक्सक्लूडिंग द टाइम ड्यूरिंग विच द फॉर्मर सिविल प्रोसीडिंग वॉज, पहली बात पेंडिंग, कितने दिन तक पेंडिंग थी, डे ऑन विच दैट प्रोसीडिंग वॉज इंस्टीट्यूटेड वो डेट, और डे ऑन विच इट इज एंडेड शैल बोथ बी काउंटेड, दैट वॉज, इन सबको काउंट करेंगे एक्सक्लूजन्स करने के लिए, एक्सक्लूड करने के लिए इन सबको काउंट करेंगे। सही है। Plaintiff or an applicant resist an appeal shall be deemed to be the prosecuting proceedings. That was यहाँ पे ये लिया है। और misjoinder of parties और of cause of action, जैसे इसमें कहा था ना लाइक नेचर वाली बात थी, मैंने एग्जांपल भी दिया था misjoinder of parties की वजह से हो रहा है, तो ये भी यहाँ पर पॉइंट आएगा, इसको भी आएगा। हम इसकी थोड़ी सी और एक्सटेंशन जब हम आगे का प्रोविज़न करते हैं उसमें भी आएंगे, करेंगे, अभी देखेंगे। हमने यहाँ पे आपको सिंपल बताया, इसके कंटेंट्स को बताया, क्या क्या कंटेंट्स हैं, मैंने सेम चीज़ है जो हमने यहाँ पे बताया आपको। एंड सेक्शन 14 का बेनिफिट के लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। फॉर्मल प्रोसीडिंग्स जो प्रोसिक्यूट हो रही है गुड फेथ में प्रोसिक्यूट होनी चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, फॉर्मल प्रोसीडिंग वॉज सेम पार्टी सेम हो। और जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था कि एक A+B और A+B लिमिटेड, बोथ ऑफ द पार्टीज आर डिफरेंट, इन बोथ सिचुएशन द पार्टीज आर डिफरेंट। मैटर इशू वॉज द सेम एंड द फॉर्मर वॉज अनेबल टू इंटरटेन इन द फॉर्म ऑफ द डिफेक्ट ऑफ जस्टिक्शंस हो और अदर कॉज ऑफ लाइक नेचर हो, दैट वॉज। बर्डन ऑफ प्रूफ जो भी जाएंगे वो प्लेंटिफ्स के ऊपर जाएंगे, और ये सब चीज़ें मैंने आपको करवा दिया। अदर कॉज का मतलब बता दिया, सेक्शन 14 सिविल प्रोसीडिंग्स के ऊपर एप्लीकेबल है। मीनिंग ऑफ कोर्ट का मतलब थोड़ा यहाँ पे एक्सटेंडेड है, आप जरा इसको भी ध्यान रखिएगा। द वर्ड कोर्ट सिग्निफाइज कोर्ट इन द स्ट्रिक्ट सेंस, डज नॉट इंक्लूड अथॉरिटी हु एक्ट्स एज अ कोर्ट इन वाइडर सेंस ऑफ फॉर्म। एंड यहाँ पे सिर्फ सिविल कोर्ट ही मतलब नहीं है, जो भी ट्रिब्यूनल है, अथॉरिटी जो डिसाइड करती है सिविल राइट्स को, इनको भी हम कोर्ट ही कहेंगे। जैसे आपको केस को लेके जाने चाहिए थे एनसीएलटी में लेके जाना चाहिए था और आप सिविल कोर्ट में चले गए। एनसीएलटी में जाना था, आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में चले गए। जैसे होता है ना ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट होती है, कंपनी एक्ट में होता है सेक्शन 240, अगर कंपनी के मेंबर्स के साथ ऑपरेशन या मिसमैनेजमेंट का कुछ केस हुआ है और वो उस मैटर को लेकर के स्पेशल कोर्ट में पर चला जाता है, कंपनी के कोर्ट में नॉर्मल सिविल कोर्ट में चला जाता है, वहाँ पे सूट फाइल करती है। अब ये डिसाइड होते होते ही साल लग जाते हैं, 1 साल 2 साल ऐसे ही लग जाते हैं दिस वन। तो जो पीरियड लग गया वो क्या होगा, वो एक्सक्लूड करेंगे। फाइनली हम एनसीएलटी में जाते हैं, ये पीरियड हमारा एक्सक्लूड हो जाएगा। तो इस प्रोविज़न का बहुत बेनिफिट होता है, अगर ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर। और सबसे बड़ी बात ये अपील पे एप्लीकेबल नहीं है, अपील पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। आपने सब सेक्शन 1 पहले सूट पढ़ा था, फिर एप्लीकेशन का पढ़ा था, आपने अपील का जिक्र नहीं दिया था, यहाँ पे नहीं देखा था, क्योंकि अपील के लिए सेक्शन 5 है। सफिशिएंट कॉज है तो आपको टाइम पीरियड का एक्सटेंशन मिल जाता है सेक्शन 5 में। ऐसी कोई बात हो तो आप सफिशिएंट कॉज को आप प्लीड कर सकते हैं। एंड कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है सेक्शन 5 में। एंड मिस्टेक ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज सफिशिएंट कॉज में नहीं बन पाएगा आपका, दैट वाज, है ना। That is called section number 14, section number 14। चलिए अब सीधे हम सेक्शन 15 से मुलाकात करते हैं, सेक्शन 15 को समझते हैं। सेक्शन 15 क्या कहते हैं, लेट अस ट्राई टू हैव अ बिट ऑफ दिस पॉइंट, व्हाट दिस प्रोविजन कॉल्ड सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या है, इस पर आइए ज़रा।
सेक्शन 15 कहता है एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन सर्टेन केसेज, डेट इज कॉल्ड सेक्शन नंबर 15। कुछ केसेज में टाइम का एक्सक्लूजन, अब देखिए सेक्शन 12, 13, 14, 15 और 16, मतलब ये 12, 13, 14, 15, 16 ये सब लिमिटेशन को बचाने वाला सेक्शन है, टाइम एक्सक्लूड करने वाला सेक्शन है। अगर आपको कहा जा रहा है कि लिमिटेशन बार्ड है तो आप 12, 12, 13, 14, 15, 16 में खोजिए कि क्या लिमिटेशंस में से कुछ डेज, उस डेज में से हम माइनस कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डेथ वॉच और 17 थोड़ा अदर टेक्निकल इशूज है, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड हो जाता है। 18 इफ़ेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट हो जाती है, सही ना। तो चलिए अब एक बार 15 पर आइए। नहीं, अपील पे लगता नहीं है ये सेक्शन, अपील पे नहीं लग रहा है, ये अपील सूट पे लग रहा है और एप्लीकेशंस के ऊपर लग रहा है। आप लैंग्वेज को एक बार फिर से पढ़िएगा, मैं फिर से रीड करवा दूंगा, फिर अब अपील पे नहीं लगता ये, ठीक है। अब देखिएगा, पीरियड ड्यूरिंग इंजंक्शंस इज इन्फोर्स्ड। अब देखिएगा, कभी कभी ना सूट फाइलिंग करने के ऊपर कुछ इंजंक्शंस लगी होती है और जितने दिन तक इंजंक्शंस लगे हैं हम उस पीरियड को एक्सक्लूड करके चलेंगे। जितने दिनों का इंजंक्शन है हम उस पीरियड को बिल्कुल एक्सक्लूड करके चलेंगे, उस पीरियड की काउंटिंग नहीं होगी लिमिटेशन में, नॉट एट ऑल, दिस पीरियड शैल बी काउंटेड। अब जैसे आप सिचुएशन समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल ए है और दैट वाज ए को सूट फाइल करनी है, दैट वाज, या फिर एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल करनी है, सही है। अब इस पे ध्यान से सुनिएगा। ऑफ अ डिग्री, in computing the period of limitation of any suit application for execution of a decree, the institution or application of which has been stayed by injunctions or order, that was the time of continuance of the injunctions or order, the day on which it was issued or made, and day on which it was withdrawn, all पीरियड शैल बी एक्सक्लूडेड डेट नो। जैसे यहाँ पे देखिए इंजंक्शन लगी 15 फरवरी 2020 को इंजंक्शन लगी और विड्रॉ कब हुआ 18 मई 2020 को, तो ये पीरियड हमारा लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। इवन 15 फरवरी भी काउंट नहीं होगा और 18 मई भी काउंट नहीं होगा, दिस वन तो एक्सक्लूडेड। ये पीरियड हमारा क्या होगा, एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन से, ये पीरियड हमारे लिमिटेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा, सही है। वीडियो हैंग हो रही है, हुई है तो वो आपके तरफ थोड़ा नेट का इशू आया होगा, बिकॉज बाकी आ रही है। एक पैनल हमारे पास भी चल रहा है, दिस वन। तो 15 मई और 15th February and 18th May, or during this period all these things shall be excluded, that from the limitation, that's what. So in computing the period of limitation of any suit or applications for executions of decree, सूट के लिए एप्लीकेबल है और एग्जीक्यूशन एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेबल है। तो जब तक इंजंक्शंस लगी हुई है दैट मच, वो पीरियड हमारा काउंट नहीं होगा, वो पीरियड हमारा काउंट नहीं होगा, दैट मच। अब यहाँ देखो वीडियो हैंग, आप नेट एक बार चेक करके देखिए, अपना इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर वीडियो हैंग नहीं होनी चाहिए। वी आर वेरी मच प्रॉपर। सबसेक्शन 2 के ऊपर आइए। नाउ व्हाट सेज बाय सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहता है दैट वाज इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। अब मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ पहले। कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना
जिस पे सूट फाइल करने के लिए कुछ सैंक्शंस चाहिए होती है, नोटिस चाहिए होती है, सही है ना। यही कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट ऑफ विच नोटिस हैज बीन गिवन or for which the previous consent or sanctions of the government or any other authority is required in accordance with the requirement of any law for the time in force. इसका बेस्ट एग्जाम्पल सेक्शन 80 ऑफ CPC, सेक्शन 80 ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो कहता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट अगर आप सूट फाइल करते हैं, पब्लिक ऑफिसर के अगेंस्ट अगर आप सूट फाइल करते हैं तो 2 मंथ्स की नोटिस देनी पड़ेगी और प्लस गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। दिस वन ये आप CPC पढ़ेंगे तो उसमें ये बात है। तो हम जो ये जो पीरियड है, जो परमिशन लेने में जो हमको टाइम लग रहा है और ये नोटिस का पीरियड है, दिस शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिटेशन, द पीरियड ऑफ सच नोटिस और एज द केस में बी टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग सच कंसेंट और सैंक्शन शैल बी एक्सक्लूडेड। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक्सक्लूड होगा, इसको एक्सक्लूड किया जाएगा। दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर, सही है। दिस वन दैट शैल बी एक्सक्लूडेड। सही है। और एक्सप्लेनेशन में देखिएगा, अगर टाइम को जब हम एक्सक्लूड करेंगे ना, जब हम टाइम को जब हटाएंगे, एक्सक्लूड करेंगे, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट हम उसको भी हटा देंगे। सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, उसमें जो टाइम लगा हम उसको हटाएंगे, या कोई अदर अथॉरिटी से परमिशन लेने में टाइम लग रही है। द डेट ऑन विच द एप्लीकेशन वॉज मेड फॉर ऑब्टेनिंग द कंसेंट और सैंक्शन द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी शैल बोथ बी काउंटेड। हम इसको जब हम एक्सक्लूड करेंगे तो इन सब को काउंट करेंगे एक्सक्लूड करने के लिए, और सबको काउंट करके इकट्ठा करके सबको एक्सक्लूड करेंगे। दैट वाज द मैटर कॉल्ड हियर। चलिए इस मैटर के ऊपर आइए। रिसीवर और लिक्विडेटर, दैट व्हाट दीज आर सच ए थिंग। अब आप एक बात समझिए जरा ध्यान से, ये इंसॉल्वेंसी के ऊपर है। अगर इंडिविजुअल्स अगर इंसॉल्वेंट होता है तो कोर्ट उसकी इंसॉल्वेंसी एक्सक्यूट करने के लिए ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती है, और जब कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो उसकी इंसॉल्वेंसी को एक्सक्यूट करने के लिए जो NCLT है वो ऑफिशियल रिसीवर नहीं, ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करती है। वहाँ लिक्विडेटर कंपनी के लिए लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं और इंडिविजुअल के लिए रिसीवर अपॉइंट होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ, सिचुएशन समझिए ज़रा ध्यान से। पहले मैं इसके थोड़ा कानून को बता देता हूँ, फिर मैं इस प्रोविजंस को बनाता हूँ, समझिए। सपोज दैट पहले सपोज कीजिए एक छोटी सी बात, A है और B है ना। A ने B को लोन दिया, 5 लाख का लोन दिया, है ना। दोनों इंसान हैं, इंडिविजुअल है। मैं कंपनी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, फिर मैं कंपनी की भी बात करूँगा, क्योंकि इस प्रोविजन में कंपनी भी है और इंडिविजुअल्स भी है। मतलब कंपनी एक्ट से भी काम होता है और इंसॉल्वेंसी एक्ट से भी काम होता है। अब इंसॉल्वेंसी स्टेट का मैटर होता है, इंडिविजुअल की जो इंसॉल्वेंसी है तो स्टेट का मैटर है, वो कंकरेंट लिस्ट का पार्ट होता है, तो वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के लॉज होते हैं। लेकिन कुछ कॉमन बातें हैं जो सभी लॉ में है। अब यहाँ देखिए, अब B ने लोन लिया, A ने लोन दिया। अब A B से पैसे मांगता है कि भाई मेरे पैसे दे दो। B बोलता है नहीं है, बोलता है फिर पैसे दे दो। B फिर बोलता है नहीं है, बार बार बोलता है नहीं है नहीं है नहीं है। वो कहते भाई कुछ प्रॉपर्टी होगी वो बेच के दे दो। भाई उतनी प्रॉपर्टी भी नहीं है मेरे पास जो मैं तुम्हारे 5 लाख रुपए दे दूँ। वो कहते नहीं है, तुम दोगे। नहीं दे रहे हो तो ऐसा करते हैं, हम कोर्ट में ना तुम्हारी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करते हैं।
हम कोर्ट जाते हैं और तुम्हारी इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करते हैं, ठीक है। अब ए चला गया कोर्ट में बी के अगेंस्ट, बी के इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल करने के लिए। अब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलेगी, सही है। ए अपने सारे एविडेंस देगा बी के अगेंस्ट के साथ, लोन वापस नहीं किया, मेरे से भी पैसे लिए हैं, उससे भी लिए हुए हैं, तो इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कीजिए, इसके लिए रिसीवर अपॉइंट कीजिए, इसके एसेट्स बेस करके जो क्रेडिटर्स हैं उसके बीच में प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। अब ये सारी बातें तय होने में ना 6-7 महीने 1 साल कहीं ना लग जाए। तो जैसे ही एप्लीकेशन फाइल होती है किसी की इंसॉल्वेंसी की और कोर्ट प्राइमा फेसी कन्विंस होती है ना, वैसे ही कोर्ट जो है ना एक इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करती है। इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर अब कोर्ट सुनवाई करेगी। इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर का काम क्या होता है कि वो बी पे नज़र रख ले, ऐसा ना कि सारी प्रॉपर्टी बेच बाच के कहीं भाग जाए। मतलब सारी प्रॉपर्टी बी की अब इंटरिम ऑफिस रिसीवर के कंट्रोल में रहेगी। अब क्या होता है, तो अब बड़ा सिंपल सा मैटर है, अब सारा प्रोसीडिंग चलेगा और वाकई कोर्ट को लगा कि यस बी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने लायक पर्सन है, तो इस इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर को ना ऑफिशियल रिसीवर कोर्ट डिक्लेयर कर देती है कि जाओ अब तुम ऑफिशियल रिसीवर हो। तो पहला स्टेज क्या हुआ, इंसॉल्वेंसी सूट फाइल करना। दूसरा स्टेज क्या हुआ, इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करना। तीसरा स्टेज क्या होगा, दैट वाज ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करना। तीसरा स्टेज क्या होगा, ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट करना। और चौथा स्टेज क्या होगा, जब ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुआ है तो ए आ जाएगा ऑफिशियल रिसीवर के पास, वो बोलेगा ऑफिशियल रिसीवर सुना है आप बी के एसेट्स को बेच करके सभी के पैसे दे रहे हैं, तो हम भी बी के क्रेडिटर हैं, हमारा भी क्लेम ले लो और पैसे हमको भी दो, बी के एसेट्स में जो पैसे आ रहे हैं वो हमको भी दो। तो एक बात तो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा ब्रेक कर रहा हूँ यहाँ से कहानी को, अब मैं दूसरी स्टोरी पे आ रहा हूँ, फिर दोनों स्टोरी को साथ लेके चलूँगा उस प्रोविजन को समझाने के लिए। अब अगर कंपनी हो तो क्या होगा, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, और एक्स लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया, इसने लोन लिया। अब अगर लोन वापस नहीं कर पा रही है, सही है, लोन वापस नहीं कर पा रही है, तो कंपनीज एक्ट में सेक्शन 433 एक प्रोविजन है, और 433 कहता है कि अगर क्रेडिटर का 1 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो वो क्रेडिटर उस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवाने के लिए, उसकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन लाने के लिए एनसीएलटी के पास जा सकती है। लेकिन आजकल ये प्रोविजन जो है ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से एक्सक्लूड होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में जो आई वो उससे एक्सक्लूड होता है, और उसमें क्रेडिटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, फाइनेंशियल क्रेडिटर एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर। और वहाँ कहता है कि अगर कोई क्रेडिटर का 1 लाख या उससे ज़्यादा का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और वो अपने डेटर जो कंपनी है, मतलब कॉर्पोरेट डेटर जो है, उससे अपने पैसे की डिमांड करता है और उसका जो डेटर है, जो कॉर्पोरेट डेटर है, वो विदिन 14 डेज उसकी पेमेंट नहीं करता है, तो ये जो फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो एनसीएलटी के पास चला जाएगा। सही है, अब ध्यान से देखिएगा, इस प्रोविजन को समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है, एनसीएलटी के पास चला जाएगा। अच्छा, एनसीएलटी में ना समरी प्रोसीजर होता है, समरी चलती है, समरी ट्रायल होता है बस, क्योंकि पेमेंट गई है वो सारा एविडेंस होता है, कोई कैश तो दिया नहीं होगा, चेक से ही दिए होंगे, अकाउंट ट्रांसफर ही किए होंगे, और डिफ़ॉल्ट भी बिल्कुल क्लियरली शो होता है। तो एनसीएलटी में ना जो जजेज होते हैं वो पूछते हैं एक्स लिमिटेड से, बताओ एक्स लिमिटेड क्या तुम पैसे दोगे। अब एक्स लिमिटेड अगर पैसे नहीं दे पा रहा है, अब कोई टाइम वाइम नहीं मिलता है यहाँ पर, अगर एक्स लिमिटेड पैसे नहीं दे पा रहा है तो एनसीएलटी ना उसकी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन पास कर देती है, मॉरेटोरियम डिक्लेयर्ड हो जाता है। और जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन अब पास हुआ ना, तो उस कंपनी के लिए अब क्या कहते हैं, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर, यहाँ लिक्विडेटर वर्ड लिखा हुआ है, पहले लिक्विडेटर अपॉइंट होता था, इसी वजह से लिक्विडेटर वर्ड अपॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे।
अब जो है ना IRP अपॉइंट होते हैं, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट होता है, इसी को इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल कहते हैं। अभी जो अपॉइंट होता है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर होता है आगे चल कर के। अच्छा, ये क्या होता है? लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, सॉरी मैं यहाँ बता रहा हूँ, लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ। अब देखिए यहाँ लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, लेकिन जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया NCLT में जब पिटीशन लगाती है उसी वक्त प्रोविजनल लिक्विडेटर भी बना लेती है कि ये हमारा प्रोविजनल लिक्विडेटर है। तो पहले यहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर भी पिटीशन मतलब एप्लीकेशन लगते के साथ ही प्रोविजनल लिक्विडेटर की भी अपॉइंटमेंट होती है। जैसे यहाँ पे इंटरिम ऑफिसर रिसीवर अपॉइंट होते थे, यहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं। जैसे वहाँ ऑफिसर रिसीवर अपॉइंट होते थे, यहाँ पे लिक्विडेटर अपॉइंट होते हैं। ठीक है, अब हम इस प्रोविजन के ऊपर आते हैं, सब सेक्शन 3 को समझते हैं। अब हमको जाके ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा ये प्रोविजन। इतना नॉलेज अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया है तो अब ये प्रोविजन आपको बड़े आराम से बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो जरा अटेंटिव हो जाइए और इसको समझिए। कहिए, कहते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री बाय एनी रिसीवर or interim receiver appointed in the proceedings for the adjudication of person as an insolvent, that's such, or by liquidator or provisional liquidator appointed in the proceedings for winding of the company। इंडिविजुअल के रिसीवर बोला और प्रोविजनल ऑफिशियल इंटरिम रिसीवर बोला, दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया। और कंपनी के लिए क्या बोला? लिक्विडेटर बोला, ठीक है, या फिर प्रोविजनल लिक्विडेटर बोला। The period beginning with the date of institution of such proceeding and ending with the expiry of 3 months from the date of appointment of such receiver or liquidator as the case may be shall be excluded, that shall be excluded। अब यही चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम कंपनी की इंसॉल्वेंसी पिटीशन फाइल किए थे, दैट वाज वहाँ से लेकर के जब ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुए हैं, दैट वाज जब ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हुए हैं और वहाँ से 3 मंथ्स तक, मतलब ये पीरियड जो होगा ये एक्सक्लूड होगा। मतलब अगर इंडिविजुअल है तो जो इंटरिम ऑफिशियल रिसीवर की अपॉइंटमेंट से लेकर के 3 मंथ्स तक, जब ऑर्डर हुई है उसके 3 मंथ्स तक, मतलब वहाँ तक वो एक्सक्लूजन्स होगी। तो ये बात कहा जाता है यहाँ पे। एक बार फिर से रीड कराता हूँ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर व्हाट एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री बाई एनी रिसीवर और एंट्रीम रिसीवर। अब आपको एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैं, उसी से आपको सब समझ में आ जाएगा। सपोज करो एक्स लिमिटेड है और इसकी वाइंडिंग अप हो रही है और नेचुरली लिक्विडेटर की जो अपॉइंटमेंट हो रही है, जो लिक्विडेटर या प्रोविजनल लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुए हैं, प्रोविजनल लिक्विडेटर जो अपॉइंट हुए हैं, हो सकता है प्रोविजनल लिक्विडेटर अपॉइंट हो सकता है ना भी हो, डायरेक्ट लिक्विडेटर अपॉइंट हो। मान लो 5 जनवरी 2020 को अपॉइंट हुए हैं, सही है, 5 जनवरी 2020, लेकिन इसकी अपॉइंटमेंट करने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी थी। एक इंसॉल्वेंसी पिटीशन लगाना पड़ा था और पिटीशन लगाया था जो हमने, वो सपोज करो कि हमने 10 दिसंबर 2019 को लगाया था हमने पिटीशन, और फिर यहाँ पे जाके हुआ। अब देखो ये चीज़, ये पीरियड और प्लस 3 मंथ्स, मतलब ये पीरियड एक्सक्लूड होगा। किस बात के लिए एक्सक्लूड होगा? तो अब यही कहता है, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन ऑफ एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, अगर इस लिक्विडेटर को कंपनी के अगेंस्ट कोई डिक्री एक्सक्यूट करवानी है व्हाटसोएवर, ठीक है ना, तो ये जो पीरियड लगा, मतलब उसके अपॉइंटमेंट से लेकर, मतलब यहाँ से लेकर के 10 तारीख से लेकर जब फाइलिंग हुई थी और उसके 3 मंथ्स तक का जो पीरियड है, वो पीरियड क्या हो गई? वो एक्सक्लूड होगी। बिकॉज हो सकता है कहीं उस बीच में एक्सपायर्ड ना हो जाए, क्योंकि अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी लिक्विडेटर का, क्योंकि जो भी काम करता है वो लिक्विडेटर ही करता है। और जब लिक्विडेटर किसी ऑफिस को एज्यूम करता है तो उसको सब बातों को समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है। जब लिक्विडेटर ऑफिस एज्यूम करता है तो उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दिए जाते हैं कंपनी के, बैलेंस शीट, P&L, तब वो समझ पाता है कि भाई हमको कौन सा केस फाइल करना है, कौन सा डिक्री को एक्सक्यूट करवानी है। तब ये सारी बातें उसको समझ में आती है कि हाँ साहब अब हमको ये डिक्री एक्सक्यूट करवाना है, वो डिक्री एक्सक्यूट करवाना है, और इसी वजह से ये पीरियड क्या कर दिया गया है, उसके लिए एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब पढ़ के देखिए, अब ये क्लियर होगा आपको। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, मैं अगर किसी कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, आज मैं कंपनी में लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, लेकिन
आज में अचानक थोड़े पॉइंट हो गया, पहले कंपनी की बाइंडिंग पिटीशन फाइल हुई थी, वो हुआ था, मान लो 2 महीने वो प्रोसीडिंग चली है, फिर मेरे पॉइंट होने के 3 महीने तक ये सारा पीरियड क्या होगा, लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। दैट मच। तो इसमें दोनों के लिए बातें लिखी हुई हैं, इसमें दोनों के लिए बातें लिखी गई हैं। अब मैं फिर से एग्जांपल आपको कह रहा हूँ, रिपीट कर दे तो मैं रिपीट कर देता हूँ फिर से। सपोज करो एक्स लिमिटेड की इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एनसीएलटी में फाइल हुई, सही है, एनसीएलटी में फाइल हुई। अब मान लो 5 जनवरी 2020 को यहाँ पे इंसॉल्वेंसी ऑर्डर हो गई, मान लो दैट वाज 15 फरवरी 2020 को ऑर्डर हो गई, ठीक है। और लिक्विडेटर, हालांकि इंश्योरेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं, यहाँ लिक्विडेटर लिखा है, इस वजह से मैं लिक्विडेटर वर्ड यूज कर रहा हूँ। लिक्विडेटर अपॉइंटेड, लिक्विडेटर कब अपॉइंट करना है हुआ, सपोज कर लो 17 फरवरी 2020 को लिक्विडेटर अपॉइंट हुआ, ठीक है, ये अपॉइंट हुआ लिक्विडेटर। अब सारा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाता है, लिक्विडेटर के हाथ में आ जाता है। मतलब लिक्विडेटर सोचता है कि कहीं कहाँ कंपनी एग्रीव्ड है, क्या कंपनी को कोई सूट फाइल करना है। जब लिक्विडेटर आया तब लिक्विडेटर को पता चला कि अरे एक ये पर्सन जो है राजू, ये कंपनी से पैसे लिया था और कंपनी को पैसे दिया नहीं, चलता हूँ इसके ऊपर सूट फाइल करने को चलता हूँ। लिक्विडेटर ने कंपनी के बिहाफ में इस पे सूट फाइल करना चाहता है, लेकिन इस राजू के वकील ने क्या डिफेंस लिया, उसने बताया कि साहब इंसॉल्वेंसी जो लिमिटेशन है वो तो यही ख़त्म हो गई थी। मतलब लिक्विडेशन जो इसकी इंसॉल्वेंस, इसकी जो लिमिटेशन पीरियड है इस सूट की, वो तो फरवरी 2020 में फिनिश हो गई थी, मतलब वो पहले ही ख़त्म हो गई है, मार्च में ख़त्म हो गई है। सो दिस वन, लेकिन यहाँ पे कहता है सेक्शन 15, यहाँ पे ये पीरियड जो होगी ना, ये लिमिटेशन में काउंट नहीं होगी यहाँ तक। अब लिक्विडेटर को आने के साथ ही नॉलेज थोड़े ना हो जाता है, तो 3 मंथ्स और ऐड कर लो, यहाँ तक का पीरियड लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट सेट एज हियर। समझ में आया तो बताओ, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्पल, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे प्रोविजंस, सही है। मतलब कि मैं यहाँ लिख दूँ 5 जनवरी 2022, 17 Feb 2020 प्लस 3 months, that is 17th May, that was March, April, May 2020, that was हम 16th कर देंगे, 16th May 2020। ये पीरियड जो है यहाँ से यहाँ तक का जो पीरियड होगा ये बोलेंगे एक्सक्लूडेड, ये बोलेंगे एक्सक्लूडेड, इसको एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, लिक्विडेटर अपॉइंट अब नहीं होता है, अब कौन अपॉइंट होता है, अब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं। एक नॉलेज मैं आपका और क्लियर कर दूं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट यही हो जाती है। मतलब जब क्रेडिटर एनसीएलटी के पास इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन फाइल करते हैं, उसी वक्त इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो खुद ही अपॉइंट करते हैं, इंटरिम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो है वो अपॉइंट करते हैं। मतलब इंटरिम लिक्विडेटर जो हो गया, इंटरिम प्रोविजनल लिक्विडेटर जो हो गया। ये प्रोविजन को समझाने के मैंने थोड़ा इसको लिबरल कर दिया था। और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के लिए ऑफिशियल रिसीवर वर्ड यूज़ किया गया है, और कंपनी है तो ऑफिशियल लिक्विडेटर वर्ड यूज़ किया गया है। लेकिन सेक्शन 15 का जो इफेक्ट है दोनों के लिए सेम है। अपॉइंटमेंट जब हो रही है
प्लस जो प्रोसीडिंग्स, जो अपॉइंटमेंट करवाने की जो प्रोसीडिंग्स लगी है, और प्लस 3 मंथ्स, ये एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। शुड वी प्रोसीड फर्दर? चलिए, वीडियो किसी की हैंग हो रही है अभी भी? नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सूट फॉर पोजीशन बाय अ परचेजर एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। इसको समझिए, छोटी सी बात है लेकिन बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मैटर है यहाँ पर। ये कहता है इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजीशन बाय द परचेजर एट ए सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, the time during which the proceeding to set aside the sale has been prosecuted shall be excluded. Shall be excluded. That was the matter we got there. Should explain tax provision. मेरे को सभी की तरफ से नहीं आ रहा है रिप्लाई, मुझे लग रहा है वीडियो हैंग हो गई है सब क्या। अगर वीडियो प्रॉपरली चल रहा है देन लेट मी नो। आवाज़ नहीं आ रही है। योगेश बताएं आपकी वीडियो आ रही है। अंकुर बताइए वीडियो आ रही है आपकी, क्लासेज आ रही हैं। फाइंस एंड योगेश को क्या हो गया, उनकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है? चलो मैं इसको बताता हूँ, पहले ये देख लेते हैं। इसको देखिए, इन कंप्यूटिंग दैट वच, लेट्स मी एक्सप्लेन दिस वन। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजेशन बाय ए परचेजर एट द सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, द टाइम ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग टू सेट असाइड द सेल हैज़ बीन प्रोसिक्यूटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। अब यहाँ देखिए जरा, ए है, स्टोरी को ध्यान से समझिए। बी को लोन दिया, मैं सेपरेट लिखता हूँ यहाँ पे आपको, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ ये प्लेस पे, और थोड़ा डायग्राम आप ज़रूर बना लीजिए अपने कॉपी पे। इसका डायग्राम, बड़ी अच्छी स्टोरी है इसमें, और बस स्टोरी समझेंगे बस पॉइंट क्लियर हो जाएगा। विद स्पैन ऑफ मिनट दिस पॉइंट वुड बी क्लियर टू यू, दैट वच। और बड़ा ही सिंपल सा मैटर है हमारे पास। यहाँ देखिए, ए है, सही है। ए ने एक लोन लिया बैंक से, और बैंक को कोलेट्रल में ना, बैंक के पास ये हाउस आ गई। सपोज डैट ये जो हाउस है
ये हाउस कोलेटरल में है, ठीक है। अब ये हाउस कोलेटरल में, कहानी समझ में आ गई, छोटी सी स्टोरी है। अच्छा, अब ए अगर लोन वापस ना करे तो बैंक क्या करेगी, इस हाउस को बेच देगी, है ना, इस हाउस को बेच देगी। और बैंक हाउस बेचने वाली है, लेकिन ए बड़ा होशियार है। ए ने पहले ही क्या किया ना, ए ने पहले ही हाउस बेच दिया। ए ने इस हाउस को सेल कर दिया। सपोज करो ए ने ये हाउस सेल कर दिया सी को बेच दिया। और बैंक क्या कर रही है, जब बैंक के लोन्स नहीं मिले तो बैंक ये हाउस जो है, ये हाउस जो बैंक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बैंक ये हाउस बेच दी, दैट्स बी को, बैंक ये हाउस बी को बेच दी। मतलब ए ने किसको बेचा, सी को। बैंक ने ऑक्शन सेल किसको कर दिया, सी को कर दिया, क्योंकि बैंक के पास अधिकार है, राइट है। सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट और लोन एग्रीमेंट, सारा कुछ बैंक के पास है। एंड बैंक हैज़ गॉट द राइट, बैंक के पास कोलेटरल है। ए ने तो होशियारी दिखाई, उसने सी को बेच दिया, है ना। और बैंक ने किसको बेच दिया, बी को बेच दिया। ठीक है भाई, बैंक के पास, बी के पास हाउस का ऑनरशिप है, लेकिन एक पंगा है, एक पॉइंट बी को सता रहा है कि भाई ये जो सी को भी तो इसका राइट है, सी को भी तो राइट है, परचेज किया हुआ है, तो क्यों ना सी का ये राइट ख़त्म करवाते हैं। तो सुनिए, इसी के ऊपर प्रोविजन है। अब क्या कहते हैं यहाँ प्रोविजन, क्या कहते हैं, कहते हैं इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए सूट फॉर पोजेशन बाय द परचेजर एट ए सेल इन एक्सक्यूशन ऑफ ए डिक्री, the time during which the possession to set aside the sale has been prosecuted, that was, मतलब जब भी डिक्री की एक्सक्यूशन के लिए जाएगा, फॉर एक्सक्यूशंस ऑफ डिक्री, सही है, इस सेल को सेट असाइड करने में, दैट वाज, जो टाइम लगा है, टाइम टेकन टू सेट असाइड द सेल, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, दैट शैल बी एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूड हो जाएगी। दैट वाज, मतलब सी बैंक से क्या किया, घर खरीद लिया, दैट वाज, और मतलब इस घर की जो मेन डिक्री है एज पर द सारपेसी, ये सी के पास, बी के पास आ गई। अब डिक्री एक्सक्यूट करवानी भी है, भाई वो घर भी चाहिए। अब वो घर लेने के लिए उसको वो सेल जो है ना, वो सेट असाइड करवाना पड़ेगा, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा उस सेल को सेट असाइड करवाने के लिए। अब वो जो टाइम लगा है, वो पीरियड जो है लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। जितना टाइम लगा उसको उस सेल को सेट असाइड करने में जितना टाइम लगा, वो पीरियड लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। सही है, दिस वन, दैट पीरियड शैल नॉट बी a part of limitation, that period shall not be a part of limitation. I hope this point is clear to you, that much. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो बड़े आराम से देखिए, इसमें इंजंक्शन का मैटर है, इसमें परमिशन रिक्वायर्ड है, नोटिस रिक्वायर्ड है, इसमें रिसीवर एंड लिक्विडेटर की बातें हैं, और इसमें क्या है, इसमें जो है दैट्स कॉल्ड व्हाट, इट्स सेल, सेट असाइड करवाने का टाइम। ये सारे प्रोविजंस जो है ना, वो प्रीलिम्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन एक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग, ये प्रीलिम्स में बहुत क्वेश्चंस वे लिमिटेशन एक्ट से बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट,
अब इस केस में देखिएगा, यहाँ जब तक डिफेंडेंट नहीं है ना, सूट किस पे करें हम, डिफेंडेंट ही नहीं है, सूट करें किसके ऊपर, तो डिफेंडेंट कहाँ है, कोई इलाहाबाद में तो है नहीं, बनारस में तो है नहीं, वो तो इंडिया से बाहर है, तो वो पीरियड भी एक्सक्लूड हो जाएगी लिमिटेशन से। तो हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंडिया से बाहर है, दैट वाज एब्सेंट फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम द टेरिटरीज आउटसाइड इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में जो टेरिटरी है उससे भी बाहर है, दैट वाज, जैसे पहले जम्मू एंड कश्मीर हुआ करती थी, अब जम्मू कश्मीर हट जाने की वजह से ये प्रोविजंस जो है रिडंडेंट हो गया, ये वाला लाइन अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिडंडेंट हो गया, यूज़ नहीं रहा इसका। अब आप इसको सिंपली इतना समझ के रखो, अगर डिफेंडेंट इंडिया से बाहर है तो जितने दिन तक बाहर है वो पीरियड लिमिटेशन पे काउंट नहीं होगा, वो पीरियड लिमिटेशन में काउंट नहीं होगा। सही है। अब कमेंट्री में यही सारी बातें लिखी है, आप जो बताया वही लिखी है, नॉर्मली कमेंट्री मैंने सबको इफेक्ट कर दिया है। हाँ, क्लियर, दैट्स इट। चलिए यही रखते हैं आज, और कल दिन में वाकई में फ्री नहीं हूँ कल के लिए मैं, तो कल के लिए मैं 8 बजे कल के लिए रखता हूँ, फिर 8 बजे, और परसों से फिर नहीं रखूँगा इवनिंग में, कल के लिए 8 बजे रखता हूँ, ठीक है, आज ही रखते हैं। तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप रिविजन्स भी करते रहिए, और बड़े आराम से सारे सेक्शंस ज़रूर याद रखते हैं। 1 हर एक्ट में एक्सटेंशंस की बात करता है, 2 डेफिनेशन देता है, 3 मेन प्रोविज़न होता है कि लिमिटेशन के भीतर फाइल करो, 4 कोर्ट अगर क्लोज हो तो क्या होगा, 5 सफिशिएंट कॉज, 6 लीगल डिजेबिलिटी, 7 1 मोर पर्सन, 2 या 3 पर्सन है, एक लीगली डिजेबल है, 8 एग्जामिशंस ओवरराइडिंग प्रोविजन है, 6 7 को ओवरराइड करने वाला है, 9 सब्सिक्वेंट डिजेबिलिटी है, 10 दैट्स ट्रस्ट का मैटर है, 11 फॉरेन की जजमेंट है, 12 टाइम एक्सक्लूजन्स हैं, 13 पॉपर की तरह प्रेजेंट हुए हैं, फिर क्या सिचुएशन है, 14 अगेन एक्सक्लूजन्स, 15 भी हमारा एक्सक्लूजन्स का ही मैटर आ जाता है, वहाँ भी परमिशंस वगैरह की बातें होगी। सो इट्स वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल द प्रोविजंस, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते जाइए, जैसे लिमिटेशन एक्ट फिनिश होगा आपको सारे प्रोविजंस बड़े आराम से याद रहेंगे। आई होप इस वीक के एंड तक हम लिमिटेशन एक्ट को फिनिश कर लेंगे।